Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Yes, sir. Okay. तो कल मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था कि इससे क्या स्ट्रिंग्स आप जो है ड्राइव कर सकते हैं। बताइए क्या स्ट्रिंग ड्राइव होगी? एस ड्राइव्स was एस ड्राइव अब यहाँ पर बी ए ड्राइव करवा सकते हैं। और इससे जो है वो ए से यू कैन ड्राइव ए एस बी, ए से ए एस कैन बी derived, and from S again you can drive any string। उस आप इसको बी ए को ही दोबारा से अगर आप यूज करते हैं, बी ए एंड यू और बी ए, फिर इस ए से अगर आप ए ड्राइव कर देते हैं देन इट विल बिकम बी ए बी ए। सो इट इज ड्राइविंग स्ट्रिंग्स ऑफ दिस फॉर्म। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी, ये स्ट्रिंग आप ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो बी ए और बी ए, एक बार अगर आप ड्राइव करते हैं तो ए बी कर सकते हैं, इसमें ए से स्टार्ट होने वाली ए बी कर सकते हैं और यहाँ ए से स्टार्ट होने वाली ए बी दो स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, या बी ए, इस तरह की आपके पास स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। और इससे क्या ड्राइव हो सकता है? कैन ड्राइव ए बी, फ्रॉम दिस you can drive A B B drives this, B drives A B। आप यहाँ पर A B ये प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, सो इट विल बिकम A B देन अगर आप यहाँ पे स्टॉप करना चाहें तो दोनों बी से आप जो है सिंगल बी ड्राइव कर सकते हैं, सो इट विल बिकम ए बी बी, और अगले स्टेप में दिस विल बिकम ए बी बी। तो इस फॉर्म में भी आपके पास स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, यानी आप जो है ए और बी की कोई भी कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं। ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी इस फॉर्म में आ सकते हैं आपके पास, बी ए इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, ए बी इस फॉर्म में भी आपके पास स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, सो यू कैन से यूजिंग दिस ग्रामर वी कैन जनरेट स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ। ठीक है, इसमें आप चीज नोट करें
जिसमें जो आपका स्टार्टिंग सिंबल है वो एस है, ठीक है। एस से आप जो स्ट्रिंग ड्राइव कर सकते हैं, यू कैन ड्राइव इधर ए बी, आप यहाँ से ड्राइव कर पा रहे हैं, दिस इज द स्ट्रिंग जो आप ड्राइव कर सकते हैं ए बी, या और बी ए बी कर लिया, या बी ए कर सकते हैं, ठीक है। बी से फिर आप बी कर सकते हैं, तो आपके पास मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग जो है दैट विल बी 2, ठीक है। 2 लेंथ की आपकी मिनिमम लेंथ जो है वो 2 होगी, जिसकी स्ट्रिंग आप ड्राइव कर सकते हैं। 2 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 6 की हो सकती है। सो यू कैन डिराइव स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ ओनली, ठीक है। एंड ये भी कंडीशन है कि उसमें नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज आर इक्वल। यहाँ पर आप देखें तो ए और बी इक्वल है, यहाँ ए और बी इक्वल है, यहाँ भी ए बी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, और यहाँ पर भी इक्वल है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर ए बी वाला रूल यूज करके स्टार्ट किया था, अगर आप बी ए वाला रूल स्टार्ट करेंगे और बी ए से रिप्लेस कर देंगे, देन यू विल बी एबल टू डिराइव स्ट्रिंग। बल्कि आप कहीं देख लीजिए, ए ड्राइव्स बी ए, इन्हीं लाइंस पर आप अगर कर दें बी बी ए, Excuse me, sir. बोलिए बोलिए बोलिए, सर शायका को एंटर कर लीजिए। क्या? सर शायका ताज को एडमिट कर लीजिए। अच्छा, एक मिनट, कहाँ है ये? तो सर वेट कर रही हैं वो लॉबी में। आ गए लीजिए। तो आप ये जो है स्ट्रिंग यहाँ से भी ट्राई हो सकती है। यहाँ हो गया आपके पास बी बी, और इस ए से एक बार आपने ए किया, एक ये भी कैपिटल है, और अगले स्टेप में यू कैन डिराइव बी बी ए ए। सो दिस स्ट्रिंग कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड। यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग जो है बी से स्टार्ट हो रही, सो यू कैन वर्चुअली यू कैन डिराइव एनी स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज। और इवन लेंथ इसी वजह से होगी कि आपके पास जैसे एक ए ड्राइव करते हैं वैसे आप एक बी ड्राइव करते हैं, तो जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे। इफ यू आर हैविंग 1 ए देन 1 बी, इफ देयर आर 2 एज देन 2 बीज विल बी देयर, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो है वो इवन और ऑड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो हमेशा इवन ही रहेगी, क्योंकि आपके पास जितने ए होंगे उतने बी होंगे, तो डबल हो जाएगी उसकी लेंथ। सो दिस स्ट्रिंग इज this grammar is deriving these strings having equal number of a's and b's in any order, ठीक है। इससे पहले भी आपने एक वो देखी थी हमारी, जिसको हमने डाइक सेट बोला था, कि वो ग्रामर जो है वो भी आपकी इसी तरह के इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज जनरेट कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऑर्डर था। आप यहाँ पर अगर देखें तो हमने ये एज्यूम किया था कि जस्ट एज्यूम आपके पास जो ए है, जस्ट एज्यूम ए इक्वल्स टू लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड बी इक्वल्स टू राइट पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर अगर आप देखें स्ट्रिंग्स ए बी जो है ये तो इस फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन आप बी ए को भी ड्राइव कर सकते हैं, तो बी ए आपका जो है वो इस तरह की स्ट्रिंग होगी। सो दिस विल नॉट जनरेट अ वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस। ये आपकी वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग पैरेंथेसिस की जनरेट नहीं कर रही, ये जो ग्रामर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। दिस ग्रामर इज नॉट जनरेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग्स, ठीक है, जो यानी इसमें एक आपका ऑर्डरिंग जो है वो प्रिजर्व नहीं हो रही। और एक हमने पीछे एग्जांपल देखा था, डाइक सेट, ये जो एग्जांपल था, इसमें आपके पास जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे दे आर आल्सो ऑफ इवन लेंथ, बट दिस ग्रामर इज जनरेटिंग ओनली वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग्स, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास स्ट्रिंग जनरेट होंगी ए और बी के फॉर्म में होंगी, लेकिन यहाँ पर आपकी कोई स्ट्रिंग जो है वो बी से स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है, बिकॉज योर प्रोडक्शन रूल्स आर एस ड्राइव्स ए एस बी एंड एस ड्राइव्स ए बी एंड एस ड्राइव्स एस एस, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी स्ट्रिंग जो है वो ए से ही स्टार्ट होंगी, और एस ड्राइव्स ए बी एंड एस ड्राइव्स एस एस। तो यहाँ पर भी आप उसी टाइप की जो है वो स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। दिस ग्रामर इज आल्सो जनरेटिंग स्ट्रिंग ऑफ दैट काइंड,
लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपके पास पहले ए आएगा फिर उसकी करस्पॉन्डिंग बी आएगा। तो यहाँ पर ए और बी बराबर हैं, बट दे आर मेकिंग अ डाइक सेट। ठीक है, डाइक सेट का मतलब तुम्हारा वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग्स, जिसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज न सिर्फ बराबर बल्कि इनमें ऑर्डर भी है जो आपका प्रिजर्व रहता है, कि आप कह रहे हैं कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा, और कोई भी आपकी नेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर देखें, सो नेस्टिंग वाज आल्सो पॉसिबल। यहाँ पर आपका पहले ए आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। तो यहाँ पर कहीं भी आपको ऐसा मतलब अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस नहीं मिलेंगे। जितने आपके ओपनिंग पैरेंथेसिस हैं उतने क्लोजिंग पैरेंथेसिस हैं, और हर ओपनिंग पैरेंथेसिस की करस्पॉन्डिंग देयर इज अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका जो है वो ओपनिंग पैरेंथेसिस गलत जगह पर आ गया और क्लोजिंग गलत जगह पर आ गया। सो दिस वाज कॉल्ड अ डाइक सेट, इसी को हम डाइक सेट बोलते हैं। तो आपकी ग्रामर जो है वो दिस इज वन ग्रामर विच इज जनरेटिंग दिस डाइक सेट। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं कि दिस ग्रामर इज जनरेटिंग strings of the form or string of even length containing equal number of A's and B's. यहाँ पर आपका था इक्वल नंबर ऑफ A's and B's and C's, A to the power n, B to the power n, C to the power n. तो ये आपका जो है वो डाइक सेट नहीं जनरेट कर रहा है, बट दिस इज अगेन अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो ये भी आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, लेकिन ये डाइक सेट आपका जनरेट नहीं हो रहा है। डेरिवेशन ट्री तो मैंने ख्याल से मैंने आपको बता दिया था कि आप कोई भी मान लीजिए यहाँ पर आपने जो एक जस्ट कंसीडर स्ट्रिंग के आप ये स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करवाना चाहे तो आप कैसे जनरेट करवाएंगे? एस ड्राइव्स ए प्रोडक्शन रूल है आपका, एस ड्राइव्स बी। हमें हाँ कौन सा यूज करना पड़ेगा? एस ड्राइव्स ए बी। बी से आप क्या ड्राइव कर सकते हैं कि अगर 2 लेंथ का होता तो हम इस तरह से कर लेते, इसको फॉलो कर सकते। हम अगर 3 लेंथ का जनरेट करना चाह रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? एक हमें और चाहिए, बी ड्राइव्स ए बी बी। बी ड्राइव्स ए ए बी।
बी ड्राइव अगले स्टेप में आप इसको बी कर दिए, फिर इसको बी कर दिए, फिर इसको बी कर दी। सो यू विल बी एबल टू डराइव एज, ये आपका जो डेरिवेशन हो आप इसको इस डायरेक्शन में रीड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन ट्री हो गया। एंड दिस डेरिवेशन ट्री कैन derive the given string. If the given string can be derived, then this string belong to the grammar. ये आपकी जो स्ट्रिंग है अगर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग ग्रामर रूल्स, इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो इस ग्रामर को बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये आपकी जो स्ट्रिंग है ए बी बी बी, दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग। इसको हमने कैसे ड्राइव किया, एस ड्राइव्स एस ड्राइव्स ए बी, ये आपका जो रूल था उसके हिसाब से आपने ड्राइव किया एस ड्राइव्स ए बी। फिर बी से आपने ड्राइव किया एस ड्राइव बी ड्राइव्स ए बी बी, ठीक है, ए बी बी ड्राइव हो गया। उसके बाद आपने ड्राइव किया इस बी से ए बी बी, अगेन आपने ड्राइव किया, तो आपके पास 3 ए हो गए और यहाँ पर आपके पास 3 बी बचे हुए। इन 3 बी से आपने बी ड्राइव्स बी, बी ड्राइव्स बी, बी ड्राइव्स बी, ये आप रूल यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बी से इस बी को, सिंगल बी को ड्राइव कर सकते हैं। बी से आप एस को भी ड्राइव कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरमिक्स्ड स्ट्रिंग हो, कि आपके पास एक बी आया फिर आपके पास एक ए आया, इस तरह की अगर आप स्ट्रिंग ड्राइव करना चाहें तो आप इस डेरिवेशन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर ए बी ड्राइव करना चाहें, अगर आपके पास स्ट्रिंग जो है वो ये ऑलरेडी डिराइव्ड स्ट्रिंग, बस मैं आपको डेरिवेशन ट्री बता रहा हूँ कि आपके पास स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग मान लिया आपके पास है ए बी, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एस ड्राइव्स, ए से स्टार्ट हो रही तो आपको वही प्रोडक्शन रूल यूज करना पड़ेगा जिसमें आपके पास ए पहले आ रहा हो। तो आप देखें इसमें ए पहले किस में आ रहा है, एस ड्राइव्स ए बी में, तो आपको पहला रूल जो है वो यूज करना है एस ड्राइव्स ए बी। फिर बी से आपको क्या ड्राइव कर सकते हैं, यू कैन ड्राइव, यहाँ पर हमने क्या किया, बी से बी एस को ड्राइव किया है और एस से फिर ए बी को ड्राइव किया है। बी से बी एस को ड्राइव किया है, बी एस को ड्राइव किया, तो आपके पास एक स्ट्रिंग आ गई ए बी। उसके बाद अगेन आप जो है यहाँ से ए और बी को ड्राइव कर दिया और इससे बी को ड्राइव कर दिया। सो यू विल बी एबल टू डराइव ए बी इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको ए बी जो मिल जाएगा। लीफ नोड है, आप लेफ्ट टू राइट रिवर्सल करें उसका तो आपको ए बी स्ट्रिंग मिल जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन ट्री, क्योंकि ये आपका डेरिवेशन ट्री कहलाता है। Now come to next topic in CFG. It's called ambiguity. देखिए आप अगर सेंटेंस लिखें, सेंटेंस है आपका दे आर फ्लाइंग प्लेन्स, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप जो है वो 2 तरह से डराइव कर सकते हैं। आपका ये आपका सेंटेंस है और इसमें प्रोनाउन है और आपके पास वर्ब फ्रेज है, ठीक है। वर्ब फ्रेज में आप कह सकते हैं कि आपके पास वर्ब है और नाउन है।
वर्ब में आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब है, या पार्टिसिपल उसको कहते हैं आप, पार्टिसिपल। ठीक है, तो आप अगर इसको यहाँ पर देखें, दिस इज प्रोनाउन, दिस इज ऑक्सिलरी, दिस इज पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये आपका प्लेन्स, दे आर फ्लाइंग प्लेन्स। इसी सेंटेंस को आप इस तरह भी कर सकते हैं, सेंटेंस प्रोनाउन, आपने वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज से आपने वर्ब लिया है और इससे आपने लिया है नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज से आपने लिया है एडजेक्टिव और इससे लिया है नाउन, और दिस इज प्रोनाउन, दिस इज वर्ब, दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज नाउन। ये यहाँ पर आप अगर पहला सेंटेंस देखें, दे आर फ्लाइंग प्लेन्स, तो यहाँ पर दे जो है वो पर्सन को रेफर कर रहा है, दे आर फ्लाइंग प्लेन्स यानी कि वो प्लेन उड़ा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में आप, सेंटेंस तो वही, उसके दूसरे डेरिवेशन में, दूसरे मीनिंग में आप कह सकते हैं दे आर, यहाँ एडजेक्टिव बना दिया, यानी कि ये प्लेन्स की जो है वो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, फ्लाइंग प्लेन्स हैं, दे आर फ्लाइंग प्लेन्स, वो उड़ते हुए जहाज है। जो आपका सेकंड डेरिवेशन है उसके हिसाब से ये नाउन की प्रॉपर्टी हो गया, नाउन की कुछ बारे में आप जो है बता रहे हैं। तो क्या है, प्लेन्स के बारे में आप कुछ बात बता रहे हैं, प्लेन्स किस टाइप के हैं, दे आर फ्लाइंग प्लेन्स, उड़ते हुए प्लेन है कह सकते हैं, स्टैंडिंग भी हो सकते हैं, खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, चलते हुए प्लेन्स हैं। ठीक है, तो ये उड़ते हुए प्लेन्स हैं, तो दे आर फ्लाइंग प्लेन्स, ये उड़ते हुए प्लेन्स है। और पहले जो डेरिवेशन है उसका मतलब क्या है, दे आर फ्लाइंग प्लेन यानी कि वो प्लेन उड़ा रहे हैं। तो ये दोनों सेंटेंस आपके अलग अलग मीनिंग जो है वो दे रहे हैं आपको। सो दिस इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी, इजंट इट, कि आप एक ही सेंटेंस के दो मतलब निकाल सकते हैं। दे आर फ्लाइंग प्लेन्स यानी आप कह सकते हैं कि वो प्लेन उड़ा रहे हैं, या दे आर फ्लाइंग प्लेन्स कि वो प्लेन उड़ते हुए प्लेन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लेन्स के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर जो उड़ाने वाला है उसके बारे में बता रहे हैं। दे यहाँ पर जो है वो आपका लिविंग पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है पहले डेरिवेशन में, और दूसरी डेरिवेशन में जो है वो प्लेन्स को रेफर कर रहा है कि ये उड़ते हुए प्लेन्स है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी, कि आपके पास एक ही सेंटेंस के एक से ज्यादा मतलब जो है वो निकल सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है देन अवर ग्रामर इज कॉल्ड एम्बिगुअस ग्रामर। दिस इज एम्बिग्यूटी। ठीक है, पहले तो एम्बिग्यूटी समझ ली, ये एम्बिग्यूटी है कि आपके पास एक ही सेंटेंस के एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हैं। मतलब कैसे पता चल रहा है आपको कि दो मतलब है, मतलब आपको इससे मालूम पड़ रहा है कि ये आपने इंग्लिश में बताया कि अगर आप इसे पार्टिसिपल के तौर पे यूज कर रहे हैं यानी वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ और है। दे आर फ्लाइंग, वो उड़ा रहे हैं क्या, प्लेन्स। ठीक है, वो प्लेन्स उड़ा रहे हैं। और दूसरे डेरिवेशन में आप कह रहे हैं कि ये एडजेक्टिव है यानी इस नाउन की प्रॉपर्टी है, दे आर फ्लाइंग प्लेन्स, वो उड़ते हुए जहाज हैं या उड़ते हुए प्लेन्स हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में दूसरा मतलब यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीज जो है वो एम्बिग्यूटी कहलाती है, कि आप एक ही सेंटेंस के एक से ज्यादा मीनिंग्स निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें कि आपके पास उसका अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के लिए हमने ग्रामर यूज की थी। ठीक है, व्हाट वाज दैट ग्रामर, ई derives ई प्लस ई। ठीक है, ई derives ई स्टार ई, ई derives id, id derives a b c। तो आपके पास अगर एक्सप्रेशन ये है
या आप ड्राइव करना चाहते हैं, सपोज सेंटेंस और द स्टेटमेंट इज ए इंटू बी, बल्कि ये मतलब ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है, आप ये सेंटेंस जो है वो ड्राइव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आप ई से स्टार्ट करेंगे, ई ड्राइव्स ई प्लस ई। ठीक है, इस ई से आपने किया आईडी, आईडी से किया आपने ए। ठीक है, इस ई से आपने ड्राइव किया ई स्टार ई, से किया आपने आईडी, से किया आईडी, फिर से आपने किया बी, से किया सी। तो ये हो जाएगा ए, अगर आप इसको रीड करते हैं ए प्लस बी स्टार सी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इसी डेरिवेशन को आप इस तरह भी कर सकते हैं, ई डेराइव्स ई स्टार ई। ठीक है, उसके बाद आपने इसको अगले स्टेप में किया ई प्लस ई, यहाँ से आप आईडी करेंगे, आईडी आईडी से भी आप आईडी करें, फिर उनसे ए बी सी कर लिए, इससे आपने ड्राइव किया ए, इससे ड्राइव किया बी, इससे ड्राइव किया सी। सो व्हाट यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन ए प्लस, अगर आप इसे रीड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी स्टार सी। बट these are two different representations of the same sentence। आपके पास एक ही सेंटेंस है, यहाँ पर भी इसके दो मीनिंग हो गए, ए प्लस बी इंटू सी लिखने के लिए। अब आपने जो ए प्लस बी इंटू सी लिखा हुआ है, इसको हम दो तरह से जो है वो लिख सकते हैं। इफ वी आर राइटिंग, अब तो मैंने बाद में जो बनाया ऐसे कह रहा हूँ, या चलिए इसको फर्स्ट कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है और ये सेकंड डेरिवेशन है। ठीक है, अगर आप इसमें वैल्यू लें तो आपको क्या मिलेगा? सपोज ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3, सी इक्वल्स टू 4। तो पहले डेरिवेशन के हिसाब से वैल्यू क्या आएगी? इसमें आपका पहले ए प्लस बी हो रहा है, यानी कि आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 4, तो इसमें आएगी वैल्यू 20। और इसमें क्या हो रहा है? ए प्लस बी इंटू सी पहले हो रहा है, यानी कि इसमें आएगा बी इंटू सी पहले होगा 3 इंटू 4 12, और उसमें 2 ऐड होगा तो आपका कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 14। तो आपके पास यहाँ आंसर आएगा 14। सो दिस इज द एम्बिग्यूटी। ठीक है, ये आपकी एम्बिग्यूटी कहलाएगी। आपके पास एक ही सेंटेंस है, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डिजाइन करेंगे, जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, ये इसी पर्पज से कर रहे हैं कि मान लिया हम कोई कंपाइलर लिखना चाह रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो उसमें कौन कौन से सेंटेंसेस हमारे अलाउड होंगे। तो आप अगर देखें, हमने जो सेंटेंस लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू सी, उसको हम दो तरह से इवेल्युएट कर पा रहे हैं। दो तरह से क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज इट इज हैविंग टू ट्रीज। ठीक है, ये एक ही स्टेटमेंट के लिए आपके पास दो ट्रीज हो सकते हैं और दोनों से आप जो है अलग अलग रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसकी जो प्रेसिडेंस होता है, अभी इसमें आपके ट्री में तो कोई प्रेसिडेंस नहीं है। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। यू कैन ड्राइव इट इन दिस वे। इन आपका डेरिवेशन 1 जो मैंने लिखा हुआ है, इस तरह भी ड्राइव कर सकते हैं, या डेरिवेशन 2 इस तरह भी ड्राइव कर सकते हैं। इन बोथ द डेरिवेशंस और बोथ द डेरिवेशंस ट्रीज यू आर हैविंग सेम स्टेटमेंट। दोनों केसेस में आपके पास सेम स्टेटमेंट आ रहा है, बट अगर आप इनको इवेल्युएट करके देखें तो आपको रिजल्ट जो है वो डिफरेंट मिल रहा है। इट मीन्स दे आर बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली। एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन उसके डेरिवेशन ट्री की वजह से उसका इवेल्युएशन ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है। तो इवेल्युएशन ऑर्डर आप क्योंकि फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। पहला ट्री भी फॉलो कर सकते हैं, दूसरा ट्री भी फॉलो कर सकते हैं। पहले ट्री में आपके पास इवेल्युएशन होकर आ रहा है 20, दूसरे में आ रहा है 14। पहले में आप जो इवेल्युएट कर रहे हैं उसमें प्लस ऑपरेशन पहले हो रहा है, यानी कि प्लस की प्रेसिडेंस जो है वो उस केस में बढ़ गई, जबकि ऐसा आपका एक्चुअल में नहीं होता है। सो यू हैव टू
रिमूव दिस एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, एम्बिग्यूटी आपको समझ में आ गया कि एम्बिग्यूटी क्या होती है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी, मैं भी बस 5 मिनट में आपका खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपकी एम्बिग्यूटी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि एम्बिग्यूटी आपको स्टेटमेंट्स, इंग्लिश स्टेटमेंट्स है उनमें भी हो सकती है, और जो आपके पास अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स हैं उनमें भी एम्बिग्यूटी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि आपके पास एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, ठीक है। सो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं कि हम एम्बिग्यूटी किसे कह रहे हैं और एम्बिगुअस ग्रामर किसे कहेंगे। ये तो एम्बिग्यूटी हो गई। अब आपके पास कोई ग्रामर है, ठीक है, जो अभी हमने लिखी थी, दिस इज द ग्रामर। ये आपके पास, ये यहां पर जो लिखी हुई है ये आपकी ग्रामर है, दिस इज द ग्रामर। ये आपके पास ये आपकी ग्रामर है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को ड्राइव करने वाली ग्रामर। बट दिस ग्रामर इज ड्राइविंग सेंटेंस विच आर एम्बिगुअस, सो इट मींस दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस, ठीक है। ये आपकी ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस ग्रामर है। तो आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जिसमें आपको मालूम ना पड़े कि ये एम्बिगुअस ग्रामर है या नहीं है। इफ दिस इज द केस देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड वेदर द ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट, ठीक है। सो आपके पास एक ही एम्बिगुअस ग्रामर है, उसमें कुछ स्ट्रिंग ऐसे हो सकते हैं जिसको आप एम्बिगुअसली ड्राइव कर सकते हैं, और कुछ ग्रामर, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको आप यूनिकली ड्राइव कर सकते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है आपके पास मान लीजिए n स्ट्रिंग्स हैं और उसमें से n-1 स्ट्रिंग जो है वो सही से ड्राइव हो रही है, बट देयर इज एटलीस्ट वन स्ट्रिंग व्हिच इज एम्बिगुअसली ड्राइवेबल। एम्बिगुअसली ड्राइवेबल का मतलब कि उसके एक से ज्यादा आपके पास डेरिवेशन ट्रीज हो सकते हैं। इफ दिस इज द केस देन द ग्रामर विल बी सेड दैट द ग्रामर इज एम्बिगुअस, ठीक, वो आपकी ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगी। इफ अ ग्रामर contains at least one string which can be ambiguously derived from the grammar, then we will call it as the ambiguous grammar। तो हम उस ग्रामर को ambiguous grammar कहेंगे। वो आपकी ग्रामर जो है वो ambiguous grammar कहलाएगी। और जो लैंग्वेज है, ठीक है, आप चीज समझिए, एक आपके पास है ग्रामर, ठीक है, एक आपके पास स्ट्रिंग, ठीक है। यू कैन हैव मैनी स्ट्रिंग्स इन द ग्रामर। ऐसा नहीं कि आपके पास एक ग्रामर है उसमें एक ही स्ट्रिंग है। तो एक ग्रामर, जैसे आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की बात करें, सो यू कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, आप कितने भी एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास है स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस, एक है ग्रामर, और एक है आपके पास लैंग्वेज। सो इफ अ ग्रामर कंटेन्स एट लीस्ट वन स्टेटमेंट which is ambiguously derivable from the grammar, then grammar is said to be ambiguous grammar, ठीक है। तो आप उस ग्रामर को कहेंगे कि ये हमारी ambiguous grammar, ठीक है। and if grammar is ambiguous then language may or may not be ambiguous, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि आपकी ग्रामर अगर ambiguous है तो लैंग्वेज के लिए जरूरी नहीं कि लैंग्वेज भी ambiguous हो। लैंग्वेज may or may not be ambiguous, ठीक है। For a single language you can write multiple grammars। एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डिफरेंट ग्रामर्स जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कई सारे ग्रामर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की ग्रामर भी लिख सकते हैं, आपके पास टाइप 2 भी हो सकता है, टाइप 3 भी हो सकता है, ठीक है। सो यू कैन राइट डिफरेंट ग्रामर्स फॉर द सेम लैंग्वेज। इस चीज को आप जरा ध्यान से सुन लिए कि आपके पास लैंग्वेज है, उसके लिए आप बहुत सारी ग्रामर लिख सकते हैं, अलग अलग ग्रामर्स आप जो है वो लिख सकते हैं। सपोज देयर आर ग्रामर्स G1 एंड G2। आप कह रहे हैं कि आपके पास एक लैंग्वेज है, ठीक है, इस लैंग्वेज के लिए आप बहुत सारी ग्रामर्स लिख सकते हैं। G1 हो सकती है, G2 हो सकती है, G3 हो सकती है, G4 हो सकती है, Gn हो सकती है। दीज आर दी ग्रामर्स, ठीक है। इन ग्रामर्स में से कुछ आपके पास एम्बिगुअस हो सकती हैं और कुछ नॉन एम्बिगुअस हो सकती हैं। या हो सकता है कि आपकी ये सारी की सारी ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है एंड दिस इज नॉन एम्बिगुअस।
ये आपकी नॉन एम्बिगुअस ग्रामर। सो इफ अ लैंग्वेज इज हैविंग एन नंबर ऑफ ग्रामर्स एंड at least one grammar is non-ambiguous, then the language will be called non-ambiguous language। ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो नॉन-एम्बिगुअस लैंग्वेज कहलाएगी। अगर आप लैंग्वेज के लिए कम से कम एक ग्रामर ऐसी देख सकते हैं, ऐसी लिख सकते हैं जो एम्बिगुअस नहीं है, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज विल बी कॉल्ड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज और नॉन-एम्बिगुअस लैंग्वेज। ठीक है, बट ऐसा भी केस हो सकता है, दिस इज लैंग्वेज एल फॉर विच यू कैन नॉट फाइंड एनी नॉन-एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, आपके पास कोई भी उसकी अनएम्बिगुअस ग्रामर नहीं मिल रही है। इफ दिस इज द केस, देन द लैंग्वेज विल बी कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। फिर आपकी लैंग्वेज भी एम्बिगुअस हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास लैंग्वेज एल है, उसके लिए एन नंबर ऑफ ग्रामर्स आपके पास हैं, और उन ग्रामर्स में से कम एक ग्रामर ऐसी है जो अनएम्बिगुअस है। ठीक है, एक ग्रामर कम से कम ऐसी है जो अनएम्बिगुअस है, तो आप लैंग्वेज को कहेंगे कि आपकी अनएम्बिगुअस लैंग्वेज है। लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी नहीं है, आपकी एम्बिग्यूटी जो है वो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ग्रामर में है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक भी ग्रामर ऐसी नहीं लिख सकते हैं जो अनएम्बिगुअस हो, तो फिर आपकी लैंग्वेज जो है वो कहलाएगी इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। ठीक है, इस चीज को हम लोग जो है नेक्स्ट टर्न पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एम्बिग्यूटी के बारे में और पढ़ेंगे, ये चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो आई एम स्टॉपिंग हियर, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर मिड सेम का आपने बात किया था? हाँ, मैंने बात की थी, मैंने मैडम से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप अभी वैसे ऑफिशियली तो कुछ वो नहीं आया है ऑर्डर कि किस तरह से करना है, लेकिन आपने जो इवेल्युएट किया है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं और कुछ नया भी दे सकते हैं। तो हमने ख्याल से इतना तो कर ही रखा है कि 25 मार्क्स के राउंड तो होगा ही, कुछ और नो आपको सर, 30 मार्क्स। नो सर 30 और दे मार्क्स। दूंगा जी। 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का दे रखा है, यस Yes, सर, sir. 30 हो चुका है। तो अभी 15 का आपको कुछ असाइनमेंट या कुछ क्विज, अभी क्विज आपको काफी दिन से नहीं दिया, मैंने एक ही क्विज दिया था, एक दो क्विज quiz और दे दूंगा। दो वो क्विज आपके दे जो है वो 15 मार्क्स के। 40 मार्क्स हमें तकरीबन फिलहाल कर ले रहे हैं, एटलीस्ट इसके हिसाब से कि आपके 25 और 15 के हिसाब से अगर एवेल्युएशन होगा तो आपका हम कैलकुलेट कर पाएंगे इतने मार्क्स, कम से कम 40 तो हो ही जाए। यस ठीक सर। है, सर अब तो आप सिर्फ 10 मार्क्स के ही लेंगे ना? ज्यादा का ले लूंगा तब भी क्या प्रॉब्लम है, किसी की हो सकता है एक सेशनल में कम हो, एक उसमें कम हो, तो ऐसा देख लेंगे, बेस्ट वन ले लेंगे। ओके सर। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको मैं ज्यादा देता हूँ, अगर नहीं मुझे टाइम मिला तो मैं सिर्फ 10 मार्क्स से काम चला लूंगा, अदरवाइज मैं आपको कुछ और 10 से भी ज्यादा दे दूंगा, 40 से ऊपर, उनमें किसी के अगर कम ज्यादा है तो बेस्ट वाला उसे वैल्यूएट कर देंगे, जो मिनिमम मार्क्स वाला है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके, चलिए अब आप लोग जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिए, आपकी अगली क्लास शुरू होने वाली होगी या बल्कि हो गई होगी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।